वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं भूताडम भास्कर नारायण। मूवी की शुरुआत कुछ पेपर कटिंग्स को दिखाते हुए होती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर लगातार लड़कियों को मार रहा है। जिस भी लड़की को वो किलर अपना शिकार बनाता, उस लड़की का सर ही धड़ से अलग कर देता। पुलिस को आज तक पता ही नहीं चला कि वो उनके सरों का क्या करता है, कहाँ लेकर जाता है और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आज तक एक भी लड़की का सर उन्हें नहीं मिला। साथ ही लाश के पास पुलिस को एक मास्क मिलता है। अब पहले तो ये हत्याएं कर्नाटक में होती थी, लेकिन अब ये तेलंगाना में होने लगी है। बात करें किलर को पकड़ने की, तो इसमें भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो खूनी कोई भी क्लू नहीं छोड़ता। इसके बाद हमें वही किलर दिखाया जाता है जिसने राक्षस जैसा एक मेकअप किया हुआ है। वो लड़की का सर धड़ से लग करके उसे मार डालता है। यहाँ बाकी भी डिटेल्स दिखाई गई हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको स्टोरी के साथ साथ दिखाऊंगा दोस्तों। अगले सीन में हम मार्क और जॉन नाम के दो लोगों को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव भास्कर का घर ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी भास्कर को भूताडम भास्कर नारायण के नाम से जानते हैं, जिसमें भूताडम का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। दरअसल भास्कर को अपने चश्मे के बिना ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए सभी उसको इस नाम से बुलाते हैं। फिलहाल मार्क और जॉन भास्कर के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर भास्कर तो इनको नहीं मिलता, पर उसके दोस्त और असिस्टेंट प्रसाद से उनकी मुलाकात हो जाती है। जॉन बताता है कि मेरा करीब 1.5 लाख का फोन खो गया है और मैं चाहता हूं कि भास्कर उस फोन को ढूंढने में काम करे। इस फोन के लिए जॉन प्रसाद को 2 लाख रुपए देता है, क्योंकि इस फोन में जॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद था। इसी बीच मार्क, जो कि भास्कर का बहुत बड़ा फैन है, वो प्रसाद से भास्कर के डिटेक्टिव बनने की कहानी पूछता है कि आखिर वो इतने बड़े डिटेक्टिव बने कैसे। इसी के साथ कहानी जाती है 14 साल पहले के समय में, जब भास्कर छोटा था। हालांकि उस वक्त भी खोई भी चीजों को ढूंढना या फिर जासूसी वाले काम करना उसे काफी अच्छा लगता था। साथ ही हम देख पाते हैं कि भास्कर की फैमिली में उसके माता पिता और एक बड़ा भाई होते हैं। भास्कर का बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। बाकी भास्कर की बात करें तो वो अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। लक्ष्मी की बहन शर्वणी भास्कर की काफी अच्छी दोस्त होती है, और बचपन से आज तक लक्ष्मी ने कभी भी भास्कर को भाव ही नहीं दिया। लेकिन भास्कर की कोशिशें बिल्कुल जारी है। वो उसके प्यार में बिल्कुल पागल है, और भास्कर का भाई भी प्यार के मामले में उससे बिल्कुल कम नहीं होता। उससे भी मोहल्ले की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, और जब ये बात उस लड़की के पिता को पता चलती है, तो वो भास्कर के भाई को आकर धमका देते हैं। असल में वो पुलिस वाले होते हैं, इसलिए ऐसी धमकी दे रहे होते हैं। भास्कर का भाई भी बोल देता है कि आपको जो करना है कर लो, आपकी बेटी से तो मैं ही शादी करने वाला हूँ। अब इतना बड़ा बवाल करने के बाद भास्कर का भाई और वो लड़की बाहर मिलना जारी रख लेते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, और अब इस कारण उस लड़की के पिता लड़की का कॉलेज जाना ही बंद करवा देते हैं। अब भास्कर का भाई भी एक दिन हिम्मत करके उस लड़की के घर में घुस जाता है, ताकि वो उसको भगा के लेके जाए। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उस लड़की और उसके माता पिता को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। यहाँ वो इससे पहले कुछ समझता, तभी वहां पर पुलिस आकर भास्कर के भाई को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें लगता है कि यही कातिल है। हालांकि बाद में भास्कर के भाई को बेल मिल जाती है, लेकिन उसकी काफी बदनामी हो जाती है। इस कारण वो एक दिन अपनी जान दे देता है, और ये देखकर छोटा भाई भास्कर ये फैसला करता है कि वो इस केस को खुद सॉल्व करेगा और अपने भाई को बेकसूर साबित करेगा। इसलिए वो एक दिन उस मुस्लिम के घर पर जाता है, जहां उसे आसपास देखने पर उसे एक शिवलिंग मिलता है। भला मुस्लिम घर में शिवलिंग क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। ये शिवलिंग भास्कर पुलिस को दिखाता है और इस केस को अच्छे से जांच करने के लिए कहता है। अब उसे बच्चा समझकर पुलिस वाले तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं, और ये देखकर भास्कर फैसला करता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला ही बनूंगा। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि उसे चश्मे के बिना सब कुछ धुंधला नजर आता है, इसलिए वो पुलिस में तो नहीं जा सकता। इसलिए उसने डिटेक्टिव बनने का फैसला किया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। भास्कर को उसका पुलिस ऑफिसर दोस्त इंदिरा उसे एक केस में मदद करने के लिए बुलाने आता है। एक्चुअली लक्ष्मी, भास्कर, प्रसाद और इंदिरा ये सभी बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो इंदिरा को भास्कर की काबिलियत के बारे में सब कुछ पता था। अब ये दोनों एक घर में जाते हैं, जहाँ पिछली रात कुछ चोर घुसे और उन्होंने इस घर की बड़ी बेटी, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके और उसके माता पिता को मार डाला। यहाँ फिर भास्कर थोड़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पता लगाता है कि आखिर ये खून इस घर की छोटी बेटी ने किया है। दरअसल वो अपनी बड़ी बहन के पति यानी कि जीजा से प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन को रास्ते से हटाने के लिए उसे भी अपने माँ बाप को साथ में मार डाला और इसे चोरी का रूप दे दिया। इस तरह भास्कर हर केस को बहुत ही आराम से धीरे धीरे हल करता हुआ जा रहा था। फिलहाल इसके बाद भास्कर सीधा अपने ऑफिस आता है, जहां मार्क और जॉन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। भास्कर को जॉन अपने फोन और उसमें मौजूद वीडियोस के बारे में बताते हुए कहता है, कल मैं एक रिजॉर्ट में किसी लड़की के साथ था, और कुछ भी करने से पहले मुझे वीडियो बनाना पसंद है, इसलिए मैंने कल रात भी वीडियो बनाया। उस फोन में वही वीडियो है जो अगर लीक हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भास्कर अब जॉन से सवाल करता है कि आपने उस वक्त किस तरह की पैंट पहनी हुई थी और उसके किस पॉकेट में रखा हुआ था। जॉन सब कुछ उसे डिटेल्स में बता देता है, और ये सुनने के बाद भास्कर उसे ये कहता है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा फोन शाम तक मिल जाएगा। जॉन चला जाता है। प्रसाद भास्कर से पूछता है कि भाई तुझे कैसे पता
कि वो फोन शाम तक मिल जाएगा। भास्कर बताता है कि आज जब मैं केस के सिलसिले में इंदिरा के साथ जा रहा था तभी मैंने एक वॉचमैन के हाथ में एक महंगा फोन देखा जिसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था। पूछने पर पता चला कि उसे ये फोन एक रिजॉर्ट के पास मिला था। जाहिर है गाड़ी की चाबी निकालते वक्त जॉन ने उस फोन को वहीं गिरा दिया होगा जो कि वॉचमैन को मिल गया होगा। अब ये लोग उस दुकान में पहुंच जाते हैं जहां पर वॉचमैन उसे बेच कर गया था। उस फोन में जॉन की बनाई एक वीडियो मिलती है जो कि एक लड़की की थी और इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग फोन को जॉन को दे देते हैं जो कि भास्कर के इस काम से बड़ा खुश होता है। इसी बीच एक और लड़की का खून हो जाता है। ठीक उसी तरह सर कटा हुआ, लाश पर एक मास्क रखा हुआ होता है। ये सीरियल किलर का 16वां मर्डर है जिसे आज तक ना तो भास्कर हल कर पाया और ना ही पुलिस। लक्ष्मी अब एक रिपोर्टर बन चुकी होती है। वो इंदिरा को आकर उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि अब और कितनी लड़कियों को मरना होगा। इंदिरा जवाब देता है कि देखो इस केस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखा ही नहीं रहा और इस कारण कौन सी लड़की मारी गई ना ही किसी की पहचान हो पाती है ना ही कुछ। और इस बार तो खूनी ने लड़की के हाथों में जो एक्स्ट्रा उंगली थी उसे भी काट दिया है। इसके कुछ दिनों के बाद अगला खून कर्नाटका के इलाके में होता है जो कि ठीक उसी तरह से किया गया है। इसके बारे में वहां का सीआई शंकर भास्कर को बताता है। वो कहता है कि देखो इस इलाके में ये चौथा मर्डर है। इस बार सब कुछ पहले जैसा था लेकिन शायद अब की बार किलर नहीं चाहता कि कोई पहचान पाए कि इस लड़की की पहचान क्या है, इसलिए उसने लड़की के हाथों की स्किन को निकाल दिया है ताकि उसके फिंगरप्रिंट से लड़की की पहचान ही ना हो जाए। भास्कर इस लड़की को पैरों से देखता है तो उसमें एक चोट का निशान होता है। दरअसल बचपन में लक्ष्मी की बहन शर्वणी को ऐसी ही चोट लगी थी तो उसे शक होता है कि कहीं ये शर्वणी तो नहीं। बाकी चीजें करने पर यह कंफर्म हो जाता है कि ये शर्वणी ही है। लक्ष्मी और भास्कर ये बात जानकर काफी दुखी हो जाते हैं। शर्वणी का बॉयफ्रेंड किशोर पुलिस से बताता है कि कल हम दोनों साथ में मंदिर गए थे, फिर मैंने उसे बस पर बैठा दिया, इसके बाद वो अपने हॉस्टल चली गई। दरअसल शर्वणी यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। किशोर ये कहकर रोने लग जाता है कि काश मैंने उसे इस तरह ना छोड़ा होता तो आज वो जिंदा होती। अब लक्ष्मी अपनी बहन शर्वणी की मौत के दुख में कुछ ना ही कह पा रही होती है और ना ही कुछ सोच पा रही होती है। तब भास्कर उसे समझाने आता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस कातिल को जरूर ढूंढूंगा जिसने ये सब कुछ किया, इसलिए तो मैं डिटेक्टिव बना। अब जैसे लक्ष्मी ये बात सुनती है तो वो भास्कर को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है तुम्हें ये मजाक लगता है, इतने साल से उसे कोई नहीं पकड़ पाया और तुम कह रहे हो मैं पकड़ूंगा। और दोस्तों इस तरह से लक्ष्मी ने भास्कर को पहली बार बोला था। वो भी अब फैसला कर लेता है कि अब तो मैं इस किलर को कुछ भी करके पकड़ के रहूंगा। अगले ही दिन वो शर्वणी के केस पे लग जाता है। उसकी हॉस्टल के दोस्तों से पूछताछ करने लग जाता है और यहाँ भास्कर को यह पता चलता है कि पिछले 3-4 दिनों से शर्वणी कुछ परेशान थी और किसी से बात तक नहीं कर रही थी। अब भास्कर, किशोर और प्रसाद एक जगह पर चाय पी रहे होते हैं तभी अचानक से एक गाड़ी भास्कर को टक्कर मार के चली जाती है। उस गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं थी। अब इस एक्सीडेंट की वजह से भास्कर को कोई सीरियस चोट तो नहीं आती लेकिन हल्की फुल्की चोट जरूर आ जाती है। इसीलिए अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसको देखने के लिए लक्ष्मी आती है। वो भास्कर से पिछली बात के लिए माफी मांगती है कि मैंने गुस्से में सब कुछ बोल दिया। अब भास्कर कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन आज मैं बाल बच गया। अच्छा हुआ मैं सही समय पर हट गया वरना मेरा हाथ टूट जाता, मेरे को चोट लग जाती। और ये जो भी था जो हमको मारने वाला था, इससे ये साफ है कि मैं इस केस के बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। बाकी शर्वणी मेरी दोस्त थी, इस केस को मुझे कैसे भी करके हल करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, इस पॉइंट से लक्ष्मी भी भास्कर के इस केस को सॉल्व करने में पूरी तरह मदद करने लग जाती है। इस दौरान उसे भी आखिरकार भास्कर से प्यार हो ही जाता है। अब ये लोग शुरुआत से देखते हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि अब तक इस किलर ने जो भी मर्डर्स किए हैं उन सब लाशों को इस तरह से उसने प्लांट किया था कि वो यू का शेप बनाए, मगर शर्वणी की लाश को इस पैटर्न में नहीं रखा गया था। साथ ही जो सफेद कपड़ा शर्वणी को पहनाया गया था उसका फैब्रिक बाकी लाशों के सफेद कपड़े के फैब्रिक से बहुत अलग था। वो मास्क भी बाकी लाशों की तरह नहीं था बल्कि प्लास्टिक का था। भास्कर एक और चीज नोटिस करता है कि शर्वणी के कपड़े पर किसी स्टैंप मार्क की छाप लगी हुई थी जिससे ये लोग डिकोड करते हैं तो ये स्टैंप हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर योगेश की होती है। बस फिर क्या था, इधर ये लोग योगेश को पकड़ते हैं तो उधर शंकर शर्वणी के बॉयफ्रेंड किशोर को पकड़ लेता है और जब इन दोनों की पुलिस स्टेशन ले जाकर सुताई होती है तब जाकर ये लोग बताते हैं कि शर्वणी कुछ दिनों से परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अगर उसके घर में पता चलता तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़वा दी जाती, इसलिए उसने किशोर से बताया। अब किशोर ने अबॉर्शन करने के लिए शर्वणी को डॉक्टर योगेश के पास भेजा, मतलब वो खुद भी गया था जिसने पहले शर्वणी को इंजेक्शन दिया। इसी दौरान शर्वणी के पैर और बाकी जगह उस चादर पर लगा स्टैंप लग गया था और जब इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से शर्वणी की मौत हो गई तब योगेश और किशोर ने मिलकर शर्वणी की मौत को उसी सीरियल किलर की करतूत में बदलने का प्लान बनाया। और इस पागल डॉक्टर ने जो कपड़े शर्वणी को पहनाए थे उसमें भी इसी स्टैंप का मार्क्स था। शर्वणी की पहचान ना हो इसीलिए उन्होंने उसके हाथ की स्किन को निकाल दिया। फिर जब भास्कर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो उसकी एक्सटेंड करने की उन्होंने कोशिश की ताकि वो पीछे हट जाए,
अब शंकर बताता है कि किशोर ने भी जो समय शर्वणी को बस पर बैठाने का बताया था वो उस बस की टाइमिंग से मैच ही नहीं कर रहा था, इसलिए शुरुआत से मुझे उस पर शक था। यानी कि एक बात तो साफ है कि शर्वणी की मौत में उस किलर का कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि भास्कर और लक्ष्मी अब उस किलर को पकड़ना चाहते हैं कैसे भी करके। भास्कर को जॉन के मोबाइल वाले वीडियो की बात याद आती है। उसमें जो लड़की थी उसके दोनों हाथों में एक एक्स्ट्रा फिंगर थी और जिस लड़की को उस किलर ने आखिरी बार मारा था उसकी भी एक्स्ट्रा उंगलियां काटी हुई थी। तो फिर क्या था? इस वीडियो को देखने के बाद प्रसाद और भास्कर जॉन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा ड्रामा करने के बाद बता ही देता है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं जब भी थोड़ा अपने काम में प्रेशर फील करता था तो उस रिजॉर्ट में किसी लड़की को लेकर जाता था। उस रात जिस लड़की को मैंने बुक किया था वो तो नहीं आई, पर बुरके में एक और लड़की मुझे दिखी, जिससे जब मैंने पूछा तो वो मान गई। तो मैं उसे कमरे में लेकर गया जहां मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, पर इससे पहले मैं कुछ कर पाता तभी वहां पर एक और बुरके वाली लड़की आ गई, जिसने मुझे एक थप्पड़ लगाया और वो उस लड़की को अपने साथ लेकर गई। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। भास्कर के पास जॉन पर और शक करने का कोई सबूत तो नहीं था, तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किलर कोई सबूत कैसे नहीं छोड़ रहा, कैसे किसी भी लड़की का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मौजूद है। इन्हीं सब सोच में वो डूबा होता है, तभी उसे इंदिरा का फोन आता है, जो कि भास्कर से बताता है कि जंगल में एक और लड़की की लाश मिली है और सीरियल किलर ने अपना अगला शिकार कर लिया है। भास्कर के पास बस उस रिजॉर्ट के अलावा कोई सबूत नहीं होता, तो वो उस रिजॉर्ट के वॉचमैन से जॉन और साथ गई लड़की के बारे में पूछने लग जाता है। वो वॉचमैन भी जॉन से मिलती जुलती बातें बताता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि जो लड़की जॉन के कमरे में उसके साथ गई थी वो असल में ट्रांसजेंडर थी। ये चीज जॉन भी कंफर्म करता है। अब अगर वो ट्रांसजेंडर थी तो जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया उसने रिपोर्ट में ये क्यों लिखा कि वो लड़की थी और उसका बलात्कार किया गया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। दरअसल इसके पहले जो केस कर्नाटका में हुए थे उनका पोस्टमार्टम एक ही डॉक्टर ने किया था, जो कि कुछ दिनों के बाद रोड एक्सीडेंट में मारा गया। बाकी के मर्डर्स यहाँ तेलंगाना में हुए हैं, तो इनका भी पोस्टमार्टम एक ही डॉक्टर यानी कि डॉक्टर नटराजन ने किया है। इसी दौरान भास्कर को लोकल पुलिस स्टेशन से ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले एक नेपाली लड़का किसी ट्रांसजेंडर को अपने साथ भगा के लेके आया था। वो उससे प्यार करता था, पर यहाँ इनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए जो ट्रांसजेंडर थी उसने धंधा करने का सोचा और जब इनके पास ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे तब वो ये सब कुछ छोड़ देगी। वो एक दिन अचानक से मिस हो गई, तो लड़का पुलिस स्टेशन उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया, पर पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट को नहीं लिखा और वो पागल हो गया। यानी कि हो सकता है कि जिन्हें भी किलर मारता हो वो सभी ट्रांसजेंडर हो और साथ ही धंधा करती हो। पर क्वेश्चन ये है कि उनका कोई परिवार कैसे नहीं है जिन्होंने उनकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई? परिवार तो होना चाहिए ना। फिलहाल पुलिस के साथ ये लोग डॉक्टर नटराजन के घर पहुंच जाते हैं, तो उसने अपनी जान दे दी है, यानी कि इन्हें वहां नटराजन की लाश मिलती है। साथ ही यहाँ पर इन्हें एक दरवाजा भी दिखता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर वही मास्क दिखता है जो कि हर लाश के पास मौजूद रहता था। इन लोगों को ऐसा लगता है कि नटराजन जैसे कोई यहाँ पर बहुत बड़ा रिचुअल करता हो। अब मास्क को देखकर लक्ष्मी कहती है कि मैंने इस मास्क पर रिसर्च की तो मुझे इसकी कहानी पता चली, ये असल में भस्मासुर का मास्क है। वो बताती है कि जब देवता कमजोर पड़ने लगे और असुर उन पर हावी होने लगे तो देवताओं ने भगवान से मदद की गुहार लगाई। इस पर विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, आप लोग असुरों के साथ समुद्र मंथन करो जिसमें से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीने के बाद आप सभी अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। बस फिर क्या था, असुरों को अमृत देने का लालच देकर देवताओं ने उनके साथ मिलकर मंथन किया, जिसमें से जब अमृत निकला तो धोखे से देवताओं ने उसे पी लिया। अब आप लोगों को पता ही होगा कि इस दौरान देवताओं में राहु केतु भी शामिल थे जिन्होंने अमृत को ले लिया था, पर उसके अलावा भस्मासुर ने भी अमृत पान कर लिया था। बस अमृत उसके गले के नीचे जाने से पहले ही उसके सर को काट दिया गया। इसी वजह से भस्मासुर का सर अमर हो गया। और जब ये बात पता चली तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महादेव की आराधना की और भस्मासुर को नया शरीर महादेव ने वरदान के रूप में दिया। साथ ही भस्मासुर ने भी अपनी शक्ति महादेव से ही हासिल की, पर वो महादेव को ही मारने के लिए उनके पीछे भाग गया। उस वक्त विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर को धोखे से मार दिया, पर इस बार भी उसका सर बच गया जो आज भी जिंदा है, लेकिन शुक्राचार्य ने उसे कहाँ रखा है ये किसी को नहीं पता। और अब वापस आए तो नटराजन ने सारे सबूत तो मिटा दिए थे, पर उन सबूतों में भास्कर को एक कॉलेज का नाम और बैच ईयर मिलता है। वो तुरंत उस कॉलेज में पहुंचकर उस साल पढ़ने वाली सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवाता है, जिसमें वो एक लड़की की फोटो देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। ये थी डॉक्टर रुद्रवेणी, जो कि इसी केस की फॉरेंसिक डॉक्टर है, यानी कि उसने नटराजन के साथ मिलकर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई। तो ये लोग अब रुद्रवेणी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जिस अपार्टमेंट में मार्क भी रहता है। भास्कर मार्क से रुद्रवेणी के फ्लैट के बारे में सारी चीजें पूछता है, साथ ही मार्क एक हैकर भी है। तो रुद्रवेणी जब बाहर होती है तभी मार्क की मदद से लॉक सिस्टम को हैक करके ये लोग घुस जाते हैं अंदर, लेकिन इस चीज का नोटिफिकेशन रुद्रवेणी को मिल जाता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है। फिर मार्क भास्कर के कहने पर रुद्रवेणी का लैपटॉप हैक करके उसे खोलता है, जिसमें भास्कर को उन सभी ट्रांसजेंडर्स का डेटा मिल जाता है जो अब तक मारी गई है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इन सभी ट्रांसजेंडर्स का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और किलर्स किसी रिचुअल को पूरा करने के लिए इनकी बलि दे रहा है। और जिस लड़की की एक्स्ट्रा फिंगर्स थी उसकी फिंगर इसीलिए काटी गई क्योंकि सिर्फ परफेक्ट
परफेक्ट बॉडी को ही बलि दी जा सकती है जो कि संपूर्ण हो। हालांकि इस लैपटॉप में कुछ मेल्स भी होते हैं, मतलब कि इन मेल्स के जरिए ही रुद्रवेणी को आगे क्या करना है इसका ऑर्डर मिलता रहता है। भास्कर मार्ग से पता करने को कहता है कि ये मेल्स कौन भेज रहा है, जरा पता करो। अब रुद्रवेणी आ चुकी है और इससे पहले ये तीनों यहाँ से समय रहते बाहर निकल जाते हैं। रुद्रवेणी को यकीन तो हो जाता है कि कोई उसके घर में आया था, इसलिए वो किसी को फोन करके बता देती है कि कोई यहाँ पर आया था। लेकिन वो रुद्रवेणी से कहता है कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। यहाँ मार्ग भी जल्दी से पता लगा लेता है कि ये मेल किसी लिंगेश्वर नाम के आदमी ने भेजा है रुद्रवेणी को, और लिंगेश्वर का फ्लैट रुद्रवेणी के फ्लैट के बगल में ही है। अब इस अपार्टमेंट का ओनर बताता है कि लिंगेश्वर हर महीने रुद्रवेणी से मिलने आता रहता है, साथ ही मुंबई में कोई बिजनेस भी करता है। फिर भास्कर पहुंचता है सीधा लिंगेश्वर के फ्लैट में, जहां जाकर वो देखता है तो उसे वहां पर रुद्रवेणी की लाश मिलती है और एक सीक्रेट कमरे में शिवलिंग, भस्मासुर का मास्क और बाकी चीजें भी दिखती हैं। लिंगेश्वर एक बार इस अपार्टमेंट के ओनर की बेटी की शादी में आया था, तो ओनर के पास लिंगेश्वर की एक फोटो होती है। इसको देखकर भास्कर दंग रह जाता है, क्योंकि ये फोटो उसके एरिया में साइकिल की दुकान चलाने वाले भाषा की है। सीन इसी के साथ लक्ष्मी पर शिफ्ट होता है, जो कि उसी ट्रांसजेंडर के पति से सारी सच्चाई बता देती है कि उसकी मौत हो गई है। और ये चीज जब भाषा को पता चलती है तो वो ये देखकर उस ट्रांसजेंडर के पति को मारकर लक्ष्मी को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। इस तरफ ये लोग भाषा की दुकान में पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पर होता ही नहीं। पर भास्कर और पुलिस वालों को भाषा पास के एक जंगल में दिखाई देता है, जिसके पास काफी पावर होती है। वो अकेला ही इंदिरा की गन छीनकर सभी पुलिस वालों को गोलियों से घायल कर देता है। साथ ही वो भास्कर को भी बहुत बुरी तरह मारता है। भास्कर कहता है कि मैं तुझे 14 साल से ढूंढ रहा हूँ, पर अब तक तू सभी की नजरों से बचा रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा। भाषा इस पर कहता है कि तेरे भाई की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि वो खुद था। कहानी उस समय में जाती है जहां हम देखते हैं कि भाषा और एक दूसरी लड़की मिलकर एक ट्रांसजेंडर को अपने साथ बुर्का पहनाकर लेकर जा रहे थे। तब उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने देखा। ये पुलिस ऑफिसर उसी लड़की का बाप था जिससे भास्कर का भाई प्यार करता था। वो ऑफिसर नोटिस करता है कि जिस लड़की को ये लोग लेकर जा रहे हैं उसने बुर्का तो पहना है, पर साथ ही उसने एक शिवलिंग का लॉकेट भी पहना होता है। ये देखकर उसे शक हुआ और उसने भाषा की दुकान की तलाशी ली, जहां उसे कई सारे ऐसे शिवलिंग वाले लॉकेट मिले। और ये बात जब भाषा को पता लगी तो उसने उस ऑफिसर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और उसी वक्त वहां पर भास्कर भी आ गया था और इन सब में बेचारा फंस गया। अब भाषा कहता है कि हमें 18 बलि की जरूरत थी, 17 हो चुकी है, बस एक आखिरी बलि है। उस लड़की के साथ मैंने लक्ष्मी को फ्री में बलि के लिए चढ़ा दिया है। अब भास्कर को एक बात क्लिक करती है। उसने लिंगेश्वर यानी भाषा के फ्लैट में शिवलिंग वाले कमरे में सीआई शंकर की बेटी को देखा था, यानी कि अब उसकी बारी है, और वो भी शायद ट्रांसजेंडर ही है। वहां की दीवार पर 18-18 ऐसे 3 बार लिखा हुआ था। हिंदू न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 18 का मूलांक 9 से होता है, यानी कि 999। 90 महीने 90 तारीख और रात के 9 बजे ये बलि दी जानी थी। इससे पहले ये सब कुछ हो, शंकर की बेटी को इन्हें बचाना होगा और लक्ष्मी को भी ढूंढना होगा। भाषा भास्कर से कहता है कि लक्ष्मी और उस आखिरी ट्रांसजेंडर को मैंने अपने बड़े भाई के हवाले कर दिया है। इतना कहकर भाषा अपनी जान दे देता है, लेकिन उसके चेस्ट में भास्कर को एक निशान दिखाई देता है। भास्कर अब एक घर में पहुंचकर वहां लक्ष्मी को आवाज देने लग जाता है। यहाँ पर उसको एक पुरानी लिखावट मिलती है, जिसे भास्कर पढ़ने लग जाता है। दरअसल शंकराचार्य ने दूसरी बार भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न किया और भोलेनाथ से दोबारा भस्मासुर को जीवित करने की विनती की। इस पर भगवान शिव ने बताया कि भस्मासुर को जिंदा करना है तो उसके ही वंशज के लोगों को करना होगा। इसके लिए 18 ट्रांसजेंडर्स की बलि देनी होगी। हर एक ट्रांसजेंडर की बलि देने से पहले उसके मुंह में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसका सर धड़ से अलग करना होगा। फिर उसके सर को जलाकर उसकी राख संभाल कर रखनी होगी। रही बात धड़ की, तो उसे इस तरह से अलग करना होगा और इस तरह से अलग रखना होगा ताकि 17 लाशें रखने पर शिवलिंग का आकार बने। साथ ही उस लाश के साथ भस्मासुर का मास्क या सर होना चाहिए। इसके बाद जो आखिरी और 18वीं बलि होगी, उस ट्रांसजेंडर को डायरेक्ट यज्ञ में पूरा डाला जाएगा। ये होने के बाद उन 17 सरों की राख और इस 18वीं लाश की राख को मिलाकर ही भस्मासुर फिर से प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर इस कहानी के विलन को रिवील किया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सीआई शंकर ही है। और ये रुद्रवेणी, लिंगेश्वर और नटराजन इसके ही परिवार के सारे लोग थे। ये सभी असल में भस्मासुर के वंशज ही हैं और यज्ञ के जरिए भस्मासुर को जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। ये युगों युगों से इस यज्ञ को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार अड़चन आने की वजह से पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार काफी क्लोज थे अपने लक्ष्य के। शंकर असुर के भेष में थोड़ा डांस वगैरह करता है और फिर जैसे ही अपनी बेटी को मारने जाता है, वहां पर भास्कर आ जाता है। अब भास्कर ने जब भाषा के चेस्ट पर वो ब्लैक मार्क देखा तो उसे याद आ गया कि ऐसी एक फोटो उसने शंकर के घर में देखी थी। उसमें शंकर के सभी भाई और परिवार के लोग मौजूद थे, जिसमें से एक की बॉडी पर यह काला निशान था, यानी कि वही लिंगेश्वर या भाषा था। साथ ही भास्कर ये भी पता करता है कि ये ट्रांसजेंडर शंकर की अपनी बेटी नहीं, बल्कि उसे शंकर
शंकर ने अडॉप्ट किया था। इस तरह उसे पता चल गया कि ये काम शंकर का है। शंकर अब भास्कर से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन भास्कर नहीं मानता तो शंकर उसे काफी मारता है। अब भास्कर उसे ताकत से नहीं हरा सकता था, इसीलिए भास्कर उन 17 सर की राख में से एक को पानी में गिरा देता है जो कि अलग अलग बर्तनों में रखी हुई थी। ये करके उसने शंकर के इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिस बात से निराश होकर शंकर खुद को उस यज्ञ में जला देता है। फिर भास्कर उस ट्रांसजेंडर और लक्ष्मी को वहां से बचा लेता है। अगले दिन पेपर में भास्कर की फोटो और इस केस के बारे में न्यूज निकलती है। तभी भास्कर को फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अभी मैं जिंदा हूं और ये यज्ञ अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल शंकर के घर भास्कर ने जो फोटो देखी उसमें शंकर का सबसे छोटा भाई रुद्रा अभी बचा हुआ है। बाकी वो कैसा दिखता है और कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी ने भास्कर को फोन करके चैलेंज किया है। यानी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा जिसमें हमें भास्कर और रुद्रा के बीच दिखाई जाएगी घमासान लड़ाई, क्योंकि यहीं पर ये मूवी हो जाती है खत्म। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।